हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ये जो मेरा वीडियो है इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजो क्लासेस, आरजो गवर्नमेंट एग्जाम की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जनजाति क्षेत्र में आबादी होती है, कितनी आबादी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा, 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण का कार्य करती है। गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण का कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेसेंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, गर्भ निरोधक की प्रभावकारिता को बढ़ाने हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिप बोन बनी होती है, जो हमारी हिप होती है, हिप यानी कि जो आपका नितंब होता है, इसे हिंदी में नितंब बोलते हैं। हिप हिप और बोन मतलब हड्डी, जो आपकी हिप बोन होती है वो काहे से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, सेक्रम एंड कॉक्सिक्स से। बी हमारा इलियम, इस्चियम, सेक्रम और कॉक्सिस से। सी हमारा इलियम, इस्चियम और कॉक्सिस से। एंड डी हमारा है इलियम, एमन्यूमिनेट एंड प्यूबिस से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इलियम इम्नोमिनेट प्यूबिस से बना होता है। इलियम जो होता है हमारा ये छोटी आंत का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इलियम जो होता है हमारी छोटी आंत का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, यदि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है तो उसे सर्वप्रथम नर्सिंग केयर देंगे, यानी कि अगर बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारी नर्सिंग केयर होती हैं, स्वास्थ्य सहायिका होती हैं, वो क्या करेंगी। ऑप्शन नंबर ए है सीपीआर देंगी, बी हमारा है ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करेंगी, एंड सी हमारा है वायु मार्ग की सफाई करेंगी, एंड डी हमारा है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो भी वायु मार्ग है उसको साफ करेंगे और उससे जो भी तकलीफ लेने में दिक्कत है उसका सलूशन करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अपगार स्कोर का स्तर शिशुओं में गंभीर समस्या को दर्शाता है। जो आपका अपगार स्कोर होता है, मैं ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना चुका हूँ कि APGAR अपगार होता क्या है। एक अपगार स्केल होती है, इस स्केल पे बच्चे को रखा जाता है और देखा जाता है कि उसकी श्वसन दर क्या है, उसका रंग क्या है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कलर कैसा होता है, उसका वजन कैसा होता है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है। ये हमारी अपगार स्केल होती है। इसका ऑलरेडी मैंने छोटा सा वीडियो बना रखा हूँ, आप हमारे चैनल पर जाइएगा, जो मुख्य सेब का फैक्ट नाम से वीडियो का प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारे आपको एक लाइन से वीडियो अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बताएंगे तो लंबा वीडियो चले जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अपगार स्कोर का स्तर शिशुओं से गंभीर समस्या को दर्शाता है। अगर बच्चा शिशु में गंभीर समस्या है तो उससे क्या होगा, उसका जो अपगार स्कोर होता है वो हमारा 3 से 7 होता है। अपगार स्कोर जो जनरली होता है 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 11। ये आपका इस अपगार स्कोर के 3 पैरामीटर होते हैं, 3 से 6, 7 से 9 और आपका 9 से 11 ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोलियोमाइलाइटिस का उद्भवन काल क्या होता है। जो हमारा पोलियोमाइलाइटिस होता है इसका उद्भवन काल क्या होता है। 1 माह, बी हमारा है 1 से 3 दिन, सी हमारा है 7 से 14 दिन, एंड डी हमारा है 14 से 21 दिन। तो कभी कभी इसका आंसर दिया होगा 1 हफ्ता से 2 हफ्ता। ठीक है, तो आप उसको सही करेंगे। अगर हफ्ते में बात नहीं दी गई है तो आप 7 से 14 दिन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दीर्घकालिक दस्त रोग का कारण क्या है। जो आपका दीर्घकालिक दस्त रोग है उसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कोर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, बी हमारा है आंत्रिय परजीवी, सी हमारा है कैनिडा एल्बिकेंस, एंड डी हमारा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आंत्रिय परजीवी होगा। जो आपका दस्त होता है ये परजीवी से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम लगभग 5-6 दिन हो रहे हैं रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी। उसका कुछ रीज़न था, हमारा पर्सनल कुछ रीज़न था, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। आज से आपको डेली क्लास अवेलेबल हो जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है, पुराने दिनों में जब रेफ्रिजरेटर उपलब्ध नहीं थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर नंबर सी होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे डी ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसका। पुराने दिनों में जब रेफ्रिजरेटर उपलब्ध नहीं थे तो दूध को खराब होने से बचाने हेतु दिन में 2 से 3 बार उबाला जाता था। इसका कारण क्या है। अब देखो यहाँ पर कुछ तो लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, लेकिन सी सही नहीं होगा।
अब देखो यहाँ पर क्यों नहीं होगा सही, क्योंकि देखो यहाँ पुराने दिनों की बात की गई है, कहने का मतलब है प्राचीन काल की बात की गई है। वहाँ पर हमारा पाश्चुरीकरण करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो साधन लगते हैं, उसमें जो यंत्र लगते हैं, वो नहीं थे। यहाँ फिर कहा गया है रेफ्रिजरेटर भी नहीं था, यानी कि पुराने समय में प्राचीन काल में फ्रिज भी नहीं था। तो लोग दूध को कैसे संरक्षित रखते थे, कैसे सुरक्षित रखते थे, उसका आपको आंसर सही बताना है। तो पुराने दिनों में क्या होता था, जो लोग दूध गर्म कर देते थे। पाश्चुरीकरण क्या होता है, पहले मैं बता दूं। पाश्चुरीकरण क्या होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 सेकंड तक जब गर्म किया जाता है, वही हमारा दूध का पाश्चुरीकरण होता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पाश्चुरीकरण क्रिया में क्या होता है, तो दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। आप समझिए क्या है, देखो दूध को आप, ऐसा नहीं था पुराने ज़माने में, साधन नहीं थे अवेलेबल, तो ये था कि वहाँ पर आप दूध का पाश्चुरीकरण नहीं कर सकते थे, तो उसमें जो जीवाणु होते थे उसको खत्म कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जो लैक्टोबैसिलाई दूध होते हैं, उनको मारना। घर में क्या होता है, दूध उबालते हैं, कि अगर गर्मी में देखा होगा कि बारी बारी से दूध को क्या उबाला जाता है, क्योंकि क्या है, जीवाणु न पनप नहीं पाए, जिससे हमारा क्या है, कोई भी दूध फटे ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अगर पुराने दिन की बात ना होती तो उसका सही हो जाता सी ऑप्शन, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है पुराने दिन, फिर रेफ्रिजरेटर भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि देखो क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में बिल्कुल चीज़ें आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में वर्तमान में किस स्तरीकरण का प्रभाव है, किस स्तरीय का प्रभाव है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है वर्ग। वर्ग का स्तरीकरण का प्रभाव है, यानी कि वर्ग बटा है हमारा, जो हमारा समाज है वर्गों में बटा है, ठीक है, वर्गों में बटा है। देखिए नाई का वर्ग है, कुम्हार का वर्ग है, वर्गों में बटा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जन्म दर को कैसे प्रभावित करेंगे, परिभाषित करेंगे। जो हमारी जन्म दर होती है, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे परिभाषा देंगे। ऑप्शन नंबर ए है एक वर्ष में कुल जन्म लेने वालों की संख्या, बी है विशेष क्षेत्र में कुल जन्म लेने वालों की संख्या, सी है एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल जीवित जन्म लेने वालों की संख्या, एंड डी हमारा है एक वर्ष में 1,00,000 जनसंख्या पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मों के लिए जो बच्चों की संख्या होती है, उसे हम एक जन्म दर कहते हैं। जन्म की दर की यही परिभाषा होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुखीय गर्भ निरोधक तथा हार्मोनल अंतःरोपण में क्या अंतर है, यानी कि क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है इनके अंतःरोपण के स्थान में भिन्न होते हैं, बी है इनके कार्य के सामान्य में कार्य के समय भिन्नता पाई जाती है, सी हमारा ए व बी दोनों, एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनके अंतःरोपण के स्थान में भिन्न होते हैं, बिल्कुल बात सही है। इनके कार्य के समय में भिन्नता भी हो सकती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अलग अलग मासिक चक्र में निकलने वाले 2 अंडों का निषेचन कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए है सुपरफिटेशन, बी हमारा सुपर फिंकटेशन, सी हमारा फिटस पेपी रेसियस, एंड डी हमारा है फिटस एक्डियस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुपरफिटेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। गर्भावस्था के दौरान स्वागत चिन्ह कहलाता है, जो हमारा गर्भावस्था के दौरान स्वागत चिन्ह होता है, कभी कभी इसे लाइटनिंग चिन्ह भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो यहाँ पर आपको एक IMNCI का फुल फॉर्म लिखा होगा। पहले मैं बता दूं कि IMNCI का फुल फॉर्म क्या होता है। IMNCI का फुल फॉर्म क्या होता है पहले जान लीजिए। तो आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, बी हमारा होता है मैनेजमेंट ऑफ, एन मतलब होता है न्यूट्रनल, एंड डी हमारा है चाइल्डहुड, एंड आई फॉर होता है इल्डनेस। अभी आगे हम इसका फुल फॉर्म एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर लिख लीजिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मोर्टेलिटी एवं मोर्बिडिटी को कम करना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। मोर्टिलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। नहीं देखेंगे, एक शिशु को प्रतिदिन कितनी थायमिन की खुराक डोज मिलनी चाहिए, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि एक जो हमारा शिशु होता है उसे प्रतिदिन कितनी थायमिन की खुराक की डोज होती है। अच्छा थायमिन होता क्या है, थायमिन होता क्या है, ये हमारी विटामिन होती है,
ठीक है। जैसे ए का क्या था, विटामिन ए के क्या बोलते थे, रेटिनॉल, बी थायमिन। तो विटामिन बी की कितनी डोज मिलनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो आप जब चीज़ों को रिलेट करेंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। थायमिन क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन बी कितनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी 0.3 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया के लिए कौन सा कारक होता है, जो हमारा मलेरिया होता है उसका कारक क्या होता है। मैं बता चुका हूँ, अभी हाल ही में मैंने लगभग 10-12 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि वहाँ पर प्रोटोजोआ से क्या कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, परजीवी से कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से होते हैं, वहाँ पर ट्रिक के रूप में बताया था। आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा सारे हमारे रोग याद हो गए। तो यहाँ पर देखिए कि मलेरिया के अलावा कौन सा कारक होता है, तो हमारा प्रोटोजोआ होता है, ये हमारा कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय वैक्सीनेशन के लिए प्रयुक्त है, निष्क्रिय वैक्सीनेशन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए मानव व जानवर सीरा, बी है टॉक्सॉइड, सी हमारा मृत वैक्सीन एंड डी हमारा है जीवित दुर्लभ वैक्सीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव व जानवर सीरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 15 वर्षीय रोहित मसूड़ों से रुधिर स्राव की शिकायत करता है, नर्स उसे वो आहार लेने की सलाह देगी जो निम्नलिखित में से समृद्ध हो। अच्छा, जब विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारे मसूड़ों से क्या होता है, दर्द होता है, खून आना स्टार्ट होता है, पस आता है, बदबू आती है। तो ये हमारा विटामिन सी की जब कमी होगी तब ये लक्षण देखने को मिलेंगे। तो रोहित को क्या दिक्कत थी, मसूड़ों में दर्द था, खून बह रहा था, तो उससे विटामिन सी कहेगी आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन करिए तो आपका जो है मसूड़ों में दर्द है वो चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से विवाह का उद्देश्य है, विवाह का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है यौन संतुष्टि तथा यौन संबंधों का नियमन, बिल्कुल बात सही है। बी हमारा परिवार को स्थायी रूप देना व आर्थिक सहयोग का विकास करना, ये भी बात सही है। सी हमारा है उत्पत्ति व बच्चों का पालन पोषण, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, यानी कि NRHM आपका कब शुरू किया था। एक होता है ग्रामीण, एक होता है शहरी वाला। तो शहरी वाला कब किया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम ग्रामीण वाला बताया दे रहे हैं, ये हमारा 2005 में स्टार्ट हुआ था। ग्रामीण वाला अलग है, शहरी वाला अलग है। शहरी वाला क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शहरी वाला मिशन कब स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, ट्यूबोक्टोमी नसबंदी की एक विधि है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है फैलोपियन नलिका के छोटे भाग को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। बी हमारा है अंडाशय को शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। सी हमारा है शुक्रवाहक के छोटे भाग को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। डी हमारा है गर्भाशय की शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ट्यूबेक्टोमी होती है, नसबंदी की विधि होती है, इसमें क्या होता है जो हमारा फैलोपियन नलिका होती है उसको या तो काट दिया जाता है या उसे बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माता तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। तो यूट्रेन जो हमारा इंट्रा यूट्रेन लाइफ होती है, माता और भ्रूण के हमारा जो मध्य काम करता है वो हमारा प्लेसेंटा काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु की सामान्य धड़कन क्या होती है। ये क्वेश्चन मैंने बता चुका था कि अगर जो हमारा बच्चा होता है जब माँ के गर्भ में होता है तो उसकी धड़कन क्या होती है, सामान्य हृदय धड़कन क्या होती है और उसकी सांस लेने की धड़कन क्या होती है। फिर बच्चा जब जन्म लेता है तो वहाँ पर धड़कन अलग बदल जाती है। तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। जो हमारे यूपी SSC मुख्य सेविका की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली क्लास है उससे जब आप क्वेश्चन उसको आप महज जो हमारी वीडियो रहती हैं वो मुश्किल से 5 या 6 मिनट की होती हैं, लेकिन आपकी सिलेबस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि उस वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, 24 घंटे में निकाल कर आप लगातार 4-5 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि 5-5 6-6 मिनट की वीडियो हैं। अगर आप 2 की स्पीड में देखेंगे बहुत ही कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा गर्भस्थ शिशु है इसकी सामान्य धड़कन होती है वो कितनी होती है आप बताइएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 120 से 160 हार्ट बीट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में सबसे सामान्य जन्मजात विकार क्या है। हमारा उत्तरी भारत है, ठीक है, उत्तरी भारत है, उसमें सबसे ज़्यादा जन्मजात
विकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बी हमारा फ्लैप्ड प्लेट, सी हमारा क्लब फूट एंड डी हमारा है जन्मजात हृदय रोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जन्मजात हृदय रोग होगा, यानी बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके हृदय में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है निम्न लक्षण है पेरोटिड ग्रंथि में दर्द व सूजन, बुखार, कान में दर्द एवं सिर दर्द, ये किस चीज़ के लक्षण होते हैं? ये हमारे मम्स होते हैं। जो हमारी पेरोटिड ग्रंथ होती है गले के पास होती है, इसमें सूजन आती है तो हमारे मम्स के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि उससे मम्स को हिंदी में गलसुआ रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलसुआ रोग बोलते हैं। इसमें गले में दिक्कत होती है तो ऑप्शन नंबर, इसे गल 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 मतलब गला, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डाट डाट को छोड़कर सभी में वाहक रोग के प्रसारण के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टाइफाइड, बी है कॉलेरा, सी है मीजल्स एंड डी हमारा मलेरिया। तो यहाँ पर मीजल्स को छोड़कर सभी में वाहक रोग के प्रसारण के साथ जुड़े होते हैं, छोड़कर कहा गया है। तो यहाँ पर टाइफाइड भी होता है, कॉलेरिया भी होता है, मलेरिया होता है, लेकिन मीजल्स नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक माह के बच्चे में HIV संक्रमण के निदान के लिए प्रयुक्त विधि नहीं है। एक माह के बच्चे के लिए प्रयुक्त विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है DNA PCR किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। वायरल कल्चर ये भी किया जाता है। P24 एंटीजन एस्से ये भी किया जाता है। लेकिन HIV जो एलिसा होता है ये हमारे वयस्क में होता है, लेकिन बच्चे में नहीं होता। तो एक जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV एड्स की जांच करने के लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं, तो एक होता है हमारा एलिसा टेस्ट, दूसरा हमारा होता है वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट। ये है पता नहीं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, वही बात को बार बार आपको रिवीजन करवाता हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बृहद खनिज लवण नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अच्छा, कुछ होते हैं बृहद पोषक, कुछ होते हैं सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषक वे होते हैं जिनके हमारे शरीर को बहुत कम आवश्यकता होती है, उसे हम सूक्ष्म बोलते हैं। और जिन तत्वों की हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उससे हम बृहद पोषक तत्व होते हैं। अब देखो यहाँ पर बृहद खनिज लवण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है आयरन, सी हमारा सोडियम एंड डी हमारा है पोटेशियम। तो लवण नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक तरफा संचार का उदाहरण कौन सा है? एक तरफा संचार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में भाषण लेक्चर, बी हमारा समूह चर्चा, सी है कॉन्फ्रेंस एंड डी हमारा कार्यशाला। तो जो कक्षा में भाषण देते हैं, लेक्चरार होते हैं, वो एक तरफा बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूनिसेफ के द्वारा गोबी नाम से प्रचार प्रसार के लिए बने शब्दों में ओ अक्षर का क्या मतलब होता है? ओ अक्षर का मतलब क्या होता है? तो ओ मतलब होता है ओरल हाइड्रेशन, यानी कि मुख्य जलीयकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेजाइनल ट्राइकोमोनियसिस का सबसे सामान्य एवं प्रभावी उपचार क्या है? सबसे सामान्य एवं प्रभावी उपचार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सेफिकिज्म, बी हमारा है मौखिक गर्भनिरोधक औषधि का प्रयोग, सी हमारा है मेट्रोनिडाजोल एंड डी हमारा है जिंटामाइसिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेट्रोनिडाजोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसव के दौरान आराम प्रदान करने के लिए नर्स महिला को उचित स्थिति प्रदान करती है। कौन सी स्थिति हाइपोटेंशन व नवजात में सांस लेने में परेशानी उत्पन्न कर सकती है? जो हमारी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप रट लीजिए कि इसकी जो सुपाइन स्थिति होती है ये ऑप्शन नंबर परेशानी उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुपाइन स्थिति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फीटल बैग की आंतरिक परत है? निम्नलिखित में से कौन सी फीटल सैक की आंतरिक परत है? ऑप्शन नंबर ए है कोरियन, बी है यॉक्सैक, बी हमारा सी है हमारा एमनियन एंड डी हमारा है डिक्लोइड डुअल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एमनियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है नवजात शिशुओं की सर्वप्रथम 24 घंटे के जीवन में पीलिया होने का सर्वसामान्य कारण क्या है? पीलिया होने का सर्वसामान्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सेप्टिकेमिया, बी हमारा है बाइएलरी एट्रिसा एंड सी हमारा है शारीरिक एंड डी हमारा है एर्थोब्लास्टोसिस फिटेलस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। नेक्स्ट देखेंगे 37 सप्ताह की गर्भावस्था से पूर्व जन्म लेने वाला शिशु कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्री टर्म बोलते हैं। नहीं देखो वैसे तो हमारा 40 सप्ताह का होता है, लेकिन बच्चा यहाँ समय से पहले जन्म ले लिया तो उसे हम बोलेंगे प्री टर्म बेबी, यानी कि प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं या प्री टर्म बेबी बोला जाता है। बच्चा क्या है समय से पहले जन्म कर गया, बर्थ कर गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए के संचरण का प्रमुख मार्ग क्या है। जो आपका हेपेटाइटिस ए होता है उसके संचरण का प्रमुख मार्ग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है फेको ओरल रूट, बी हमारा है पेरेंटल रूट, सी हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड डी हमारा है पेरीनेटल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए फेको ओरल रूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्लेटलेट संख्या घटती है। जो हमारी प्लेटलेट संख्या होती है वो किस में घटती है। अभी हाल ही में दो महीने में नहीं, मतलब 1-1.5 महीने पहले बहुत ज़्यादा डेंगू अपने पीक पे था। तो डेंगू में क्या होता है, आपके शरीर में प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, आपका शरीर दर्द करता है, आपका पूरे शरीर में जो जॉइंट दर्द करते रहते हैं, तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स किसमें कम होते हैं, डेंगू में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शराबियों में सबसे आम कमी देखी गई है। जो हमारे शराबी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमी किस विटामिन की होती है। ऑप्शन नंबर ए थायमिन, बी है राइबोफ्लेविन, सी है हमारा पायरिडॉक्सिन एंड डी हमारा पेंटोथोनिक अम्ल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि थायमिन की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से फैमिली प्लानिंग की असफलता का मुख्य कारण क्या था। यानी जो फैमिली प्लानिंग थी उसका मुख्य असफलता का कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए है निर्धनता एवं यौन जानकारी का अभाव। बिल्कुल बात सही है। फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन क्या होता है, जनसंख्या को कंट्रोल करना, वही हमारा परिवार नियोजन होता है। नेक्स्ट है लोगों की निरक्षरता का भागीदारिता, देश में प्रचलित धार्मिक तथा सामाजिक विकार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे सभी जो चीज़ थे ये हमारी परिवार नियोजन में एक बाधा के रूप में थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर 5 क्लिनिक का प्रतीक त्रिकोण का केंद्रीय भाग जो कि लाल रंग का होता है उसे हम क्या बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन में ऐसे के वैसी कंपटीटिव एग्जाम में पूछा गया था कि जो लाल त्रिकोण का होता है ये हमारा साइन किस चीज़ का होता है। तो ये हमारा परिवार नियोजन का साइन होता है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का साइन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कभी कभी आपने देखा होगा जो आशा बहु कार्यकर्ता होती हैं उनके बैग पर शायद परिवार नियोजन का एक बना होता है। जो परिवार नियोजन वाले होते हैं उनकी बैग पर एक लाल ट्रायंगल बना होता है, वो हमारा परिवार नियोजन का साइन होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शुक्रवाहिनी नलिका को हटाने व बांधने की प्रक्रिया कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैसेक्टोमी, बी हमारा वैक्सोटोमी, सी हमारा एपेंडेक्टोमी एंड डी हमारा है ट्यूबोक्टोमी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो वैक्सोटोमी हो जाएगा महिलाओं में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का सकारात्मक चिन्ह माना जाता है। गर्भावस्था का सकारात्मक चिन्ह माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है महामारी का नहीं आना, बी है रुधिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि, सी है स्तनों की कोमलता व दाब संवेदना में वृद्धि, डी हमारा है मूत्र व सीरम में ह्यूमन कोरियोनिक गैंडोट्रोपिन की उपस्थिति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूत्र व सीरम में ह्यूमन कोरियोनिक गैनोट्रोपिन की एससीजी की उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान रुधिर मिश्रित सर्वाइकल म्यूकस प्लग का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। तो ऑप्शन नंबर ए है सो, बी हमारा है सर्विक्स का हटना, सी हमारा लैटनिंग एंड डी हमारा है रिट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सो हो जाएगा। वो आ गया। अभी हमने IMNCI का फुल फॉर्म बताया था, तो यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये हमारा IMNS का फुल फॉर्म होता है, इसको आप लिख लीजिए। हम आपसे बार बार कह रहे थे कि जहाँ भी आपको शॉर्ट फॉर्म दिखे, आपको नहीं आता है, तो उस शॉर्ट फॉर्म को आप एक पेज पर कहीं पर लिख डाउनलोड कर लीजिए, आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित के बीच कुपोषण के संकेत बताए जाते हैं। कुपोषण के संकेत बताए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मध्य ऊपरी बाह की परिधि, बी है शक्ति टेप विधि, सी है बेंगल टेस्ट एंड डी हमारा ए सभी। तो ये कुपोषण नापने के सारे क्या होते हैं, ये विधि होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कुकुर खांसी का कारण क्या है। जो हमारी कुकुर खांसी होती है या उसे हम होपिंग कफ बोलते हैं, या उसे हम परट्यूटिस बोलते हैं, या फिर हम 100 दिन की खांसी भी बोलते हैं। तो उसका जो कारण होता है वो हमारा परट्यूसिस बैसिलस एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन किसके रोग निरोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। जो हमारा टेट्रासाइक्लिन होता है किसके रोग निरोधक के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हैजा, बी हमारा है ब्रुसिलोसिस, सी हमारा है लेप्टोस्पायरोसिस एंड डी हमारा है मेंजिनाइटिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हैजा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक मरीज को सही आकार के बारे में बताना है तो किसे संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाएगा, किसे संपूर्ण का। तो देखो इसका राइट आंसर संपूर्ण प्रोटीन की अगर कहीं भी बात करेगा तो उसे आप अंडा लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी द ये हमारा संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी द
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चेहरे के हाव भाव या शरीर की गतिविधियों द्वारा होने वाला संचार उदाहरण क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए शाब्दिक संचार, बी हमारा अशाब्दिक संचार, सी हमारा मैकेनिकल संचार एंड डी हमारा एक तरफा संचार। तो किसी चेहरे को हाव भाव देखना वो वहाँ पर आपको शब्दों द्वारा बताता नहीं है, तो हमारा अशाब्दिक संचार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय कहाँ है, सभी को पता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आईयूडी प्रवेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। आईयूडी प्रवेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है माहवारी के दौरान या 10 दिन के भीतर ही हमारा आयोडीन का जो प्रवेशन समय होता है ये सबसे उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रुधिर तथा मूत्र में एसजीजी की अधिकतम मात्रा होती है। जो हमारा रुधिर होता है तथा मूत्र होता है जो उसमें एसजीजी की जो मात्रा होती है वो क्या होती है। एसजीजी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गैनोट्रोपिन होता है, अभी मैंने बताया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्भावस्था के 60 से 70 दिनों के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान यूरिन टेस्ट में कौन कौन से हार्मोन का रोल होता है। कौन से हार्मोन का होता है, अभी मैंने डिस्कस किया कि एसजीजी का होता है। एसजीजी फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गैनोट्रोपिन, यानी कि एसजीजी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स का प्रेरक जीव है। जो चिकन पॉक्स होता है उसका प्रेरक जीव क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पेरी मेक्सोवायरस, बी हमारा बेरिसोला जोस्टर, सी हमारा हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस एंड डी हमारा है बार्डेटेला परट्यूसिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेरिसेला जोस्टर होता है चिकन पॉक्स का प्रेरक जीव। नेक्स्ट है 1 से 11 वर्ष की आयु में प्रोटीन कितनी मात्रा में आवश्यक होती है। 1 से 11 वर्ष की जो बच्चा हो या बच्ची हो उसको प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से बच्चे को, पर केजी का मतलब है बच्चा अगर 10 किलोग्राम का है तो उसे 20 ग्राम चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टीएबी वैक्सीन के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी टीएबी वैक्सीन होती है किसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती है, ये हमारी ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड के विरुद्ध इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन होती है जिसे हम टैब बोलते हैं। नेक्स्ट है उच्च रूप से ऊष्मा प्रतिरोधी वैक्सीन है। जो हमारी उच्च रूप से ऊष्मा प्रतिरोधी वैक्सीन है उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए बेसीजी, बी हमारा है एमएमआर, सी हमारा है ओपीबी एंड टी हमारा है टीटी। टीटी मतलब होता है टेटनस टॉक्साइड। तो यहाँ पर उच्च रूप से जो ऊष्मा प्रतिरोधी वैक्सीन होती है ऑप्शन नंबर डी टीटी हो जाएगा एंड टेटनस टॉक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी विटामिन की कमी कारण नवजात में हीमोरोज रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी एंड डी हमारा है विटामिन के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह के बाद जब पति पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे परिवार को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मातृ स्थानीय परिवार। जब हम वहाँ पर परिवार पढ़ा रहे थे वहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा मातृ स्थानीय परिवार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जैविक सांख्यिकी वाइटल स्टैटिक्स एकत्रित करने की विधि नहीं है, एकत्रित करने की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है जनगणना, बी है हॉस्पिटल रिकॉर्ड, सी है स्वास्थ्य सर्वे एंड डी हमारा है टीकाकरण शेड्यूल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टीकाकरण शेड्यूल नहीं होता है वाइटल स्टैटिक्स में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोनिलेसिस के लिए जिम्मेदार जीव है। जो हमारा मेनोलेसिस होता है इसके लिए जो जिम्मेदार जीव है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 अलग अलग अंडे जो एक ही मासिक चक्र में निकले हैं का निषेचन कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुपरफिटेशन, बी हमारा सुपर फिंकडेशन, सी हमारा फीटस पेपिरेसिस एंड डी हमारा है फीटस एक्डियस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी फीटस एक्डियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु में संकट फेटल डिस्ट्रेस के चिन्ह हैं। कौन से चिन्ह हैं। ऑप्शन नंबर ए है गर्भस्थ शिशु के हृदय की अनियमित ध्वनि, बी हमारा है मेकोनियम रंजित एमनियोटिक तरल, सी हमारा गर्भस्थ शिशु की हृदय पर दर 120 प्रति मिनट से कम एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं, सभी संकट के लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए नवजात शिशु का
पुनर्जीवीकरण करते समय छाती की सिकुड़न एवं वेंटिलेशन सांस का अनुपात क्या होता है, उस अनुपात क्या हम बोलते हैं, इसको आप रट लीजिए। इसका जो अनुपात होता है ऑप्शन नंबर बी 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अपगार स्कोर में निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है। जो आपका अपगार स्कोर होता है निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है। अपगार स्कोर में निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जन्मजात विकृति का, बी है श्वसन दर का, सी हमारा आर्य संवेदनशीलता एंड डी हमारा भावनात्मक दर का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन दर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कोप्लिक्स के धब्बे किस में देखे जा सकते हैं। जो कोप्लिक्स के धब्बे होते हैं किस में देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रूबियोला, बी हमारा है कोलेरा, सी हमारा टाइफाइड एंड डी हमारा है चिकन पॉक्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, रूबियोला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स का औसत उद्भवन काल क्या होता है। जो हमारा चिकन पॉक्स होता है उसका उद्भवन काल क्या होता है। तो उसका जो उद्भवन काल होता है जनरली 10 से 12 दिन होता है। देखो ऑप्शन से देख सकते हैं 20 से 25 दिन होता नहीं है, 25 से 21 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी विटामिन की कमी वर्निक एवं कोर्सिकॉफ सिंड्रोम का कारण बनती है। कौन सी विटामिन होती है। तो विटामिन B1 होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज में सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं हैं। समाज में सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है कल्याण हेतु विशेष समूह द्वारा दबाव, बी है कल्याण हेतु समाज द्वारा दबाव, सी हमारा कल्याण हेतु परिवार एवं धार्मिक समूह की राय, डी हमारा है कल्याण हेतु औपचारिक एवं अनौपचारिक समूहों द्वारा सुझाव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी कल्याण हेतु समाज द्वारा दबाव हो जाएगा। ये हमारे सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्न में से किससे संबंधित होती है। निम्न में से किससे संबंधित होती है। तो आशा क्या होती है, हमारे गांव में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण विधि को सबसे सुरक्षित समझा जा सकता है। सबसे सुरक्षित समझा जा सकता है। जन्म नियंत्रण विधि मतलब बच्चे को जनसंख्या वृद्धि से कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नसबंदी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब नियंत्रण है उस पर विधि में लगाम लगेगी, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व भेंट, जो प्रसव पूर्व यानी प्रसव से पहले जो भेंट होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 3 बार होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जेके मियर चिन्ह को कहते हैं। जो हमारा जेके मियर चिन्ह होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओसियंडर चिन्ह, बी हमारा है चैडविक चिन्ह, सी हमारा है गॉडलेस चिन्ह एंड डी हमारा हेगार चिन्ह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी चैडविक साइन हो जाएगा, यानी चैडविक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चीन में किस बीमारी को 100 दिन की खांसी यानी कि 100 डे कफ से नामा जाता है। अभी मैंने बता दिया कि जो हमारी काली खांसी होती है उसे परटूटिस या 100 दिन की खांसी या हुपिंग कफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काली खांसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काली खांसी को हम 100 दिन की खांसी बोलते हैं। 100 मतलब 100 और डे मतलब दिन, यानी कि 100 दिन की खांसी बोलते हैं हम काली खांसी को। नेक्स्ट है संक्रामक बीमारी जिसे जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। उसे हम ऑप्शन नंबर ए है मम्स, बी हमारा रुबेला, सी है डिप्थीरिया एंड डी हमारा पैराटाइटिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुबेला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बील रोग या लेप्टोस्पायरोसिस के संपर्क में फैलता है। कौन सा फैलता है, ये हमारा चूहे के संपर्क में आने से बील रोग या लेप्टोस्पायरोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगी। ये नई प्रकार की बीमारी आज देखने को मिली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी टाइफाइड के लिए एक नैदानिक जाँच है। टाइफाइड के लिए कौन सी जाँच करते हैं, इसको आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक टेस्ट, बी हमारा बिडाल टेस्ट, सी हमारा एलिसा टेस्ट एंड डी हमारा है मेंटॉक्स टेस्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिडाल टेस्ट। जो बिडाल टेस्ट होता है ये हमारा टाइफाइड के लिए होता है, एलिसा टेस्ट हमारा HIV के लिए होता है और मेंटॉक्स हमारा मलेरिया के लिए होता है। तो उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वयस्कों में विटामिन डी की कमी से। देखो क्वेश्चन घूम के आ गया। जो मैंने बताया है कि जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में रिकेटस रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियो मतलब होती है हड्डी, हड्डियों मतलब होता है ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रभावी संचार की व्यक्तिगत रुकावटों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। प्रभावी संचार में व्यक्तिगत रुकावटों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है भाषा, बी है अफवाहें, सी है अधीरता एंड डी हमारा उम्र। तो जो हमारी अफवाहें होती है रुकावट नहीं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जेनाइटल वर्ड्स का मुख्य कारण क्या है। जो हमारा जेनाइटल वर्ड्स होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रोग, बी हमारा ह्यूमन पैप्लिमा वायरस, सी हमारा है निसोरिया गोनोरोआई एंड डी हमारा हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ह्यूमन पैप्लिमा वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसपीबी की वजह से क्या होता है कि गर्भाशय में कैंसर जिम्मेदार होता है हमारा एसपीबी होता है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय का कैंसर। नेक्स्ट है मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है, ये हमारा कर्पस लुटियम जो होता है ये बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रे मोर्टम रुधिरस्राव एपीएच को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है। कैसे प्रभावित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 28 सप्ताह के बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पहले जन्म मार्ग से जो होने वाला रुधिरस्राव होता है उसे हम एंट्री पोर्टम रुधिरस्राव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये मैंने अबगार का कई बार आप अबगार से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि अबगार इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर अबगार का फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो अखबार मतलब ए मतलब होता है ए फॉर होता है एक्टिविटी, पी फॉर होता है पल्स, जी फॉर होता है ग्रिमिस, ए फॉर होता है एपरियंस एंड आर फॉर होता है रिस्पायरेशन। तो देख लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एक्टिविटी पल्स ग्रिमिस एपरियंस एंड रिस्पायरेशन, ये हमारे 3 टर्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक शिशु जिसका जन्म के समय वजन 2500 ग्राम या कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कम वजन वाला बच्चा बोलते हैं, कम वजन वाला बच्चा बोला जाता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। जो हमारा यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और यूनिसेफ का काम क्या होता है, जो विश्व भर में महिलाएं बच्चे होती हैं उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करता है हमारा यूनिसेफ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आईओडी का अर्थ क्या होता है। आईओडी का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है इंट्रा यूट्रनाइन डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमी ग्रेविटा में प्रसव की प्रथम अवस्था अवधि क्या है। अवस्था अवधि क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 12 घंटे, बी है 8 घंटे, सी है 20 मिनट एंड डी हमारा 2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 घंटे। नेक्स्ट है पेल्विस बनी होती है। जो हमारी पेल्विस होती है इस चीज़ की काहे से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है कॉक्सकक्स, बी हमारा सेक्रम एंड डी हमारा एनोमिनेट एंड डी हमारा ए सभी। तो हमारी जो पेल्विस होती है ये सारे फैक्टर काम आते हैं, तो इस चीज़ों से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ओडिमा निम्नलिखित में से कौन सा पोषण संबंधी रोग का चिन्ह है। जो हमारा ओडिमा होता है ये क्या होता है, ये हमारा कौशल ओर के संबंधित जो हमारा पोषण संबंधी साइन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। विवाह एक सामाजिक संस्था है, बिल्कुल बात सही है। विवाह संस्था के परिवार के निर्माण का आधार है, ये भी बात सही है। विवाह लिंग संबंधों पर आधारित स्त्री पुरुष का एक संगठन है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सारे कथन हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट है वह कौन सा स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है, कौन सा हमारा मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, बी हमारा है द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, सी हमारा टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड डी हमारा भारत सेवक समाज। तो स्वयंसेवी संगठन जो हमारी है वो हमारी द कस्तूरबा मेमोरियल फंड है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जन्म नियंत्रण गोलियों यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स का संभावित दुष्प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए है जी मिस लाना, बिल्कुल बात सही है। सर दर्द होगा, बिल्कुल सही है। अनियमित रसस्राव भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक भारतीय वयस्क के लिए प्रोटीन की अनुशासित मात्रा क्या है। एक जो हमारा भारतीय वयस्क है तो उसके लिए क्या होगा 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से उसको प्रोटीन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इज द, मान लो आज 50 किलोग्राम का कोई वयस्क है तो उसको 50 × 1 यानी कि 50 ग्राम
प्रोटीन प्रतिदिन उसे चाहिए। नेक्स्ट है, समाज में ऐसी घटना जिसमें लोग सामाजिक पैमाने पर ऊपर व नीचे एवं इसके विपरीत चलते हैं वह कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र पर दिए गए ड्रग किट ए का तत्व नहीं है? ड्रग किट ए का तत्व नहीं है, तो इसमें जो हमारी टैबलेट पैरासीटामॉल होती है ये किट में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? सभी को पता है विटामिन डी की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समाजीकरण स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है? आधार कौन सा है? तो यह हमारा जो जाति होती है ये हमारी सामाजिक संस्कृति का आधार होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसके अलावा सभी खाद्य वस्तुएं मूत्र से रंग उत्पन्न करती हैं, तो हमारी जो गाजर होगी ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 100 क्वेश्चन का वीडियो था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।